हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 8 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संसद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद अनुच्छेद 79। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और इसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 79 में, यानी कि 79 में। उसके बाद है संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है। और राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो 6 सदस्य होते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध संगीत, कला, क्षेत्र, विज्ञान, साहित्य आदि से होता है, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। अगला पॉइंट है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उसके बाद है अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1। इसके तहत 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये वर्णन संविधान के अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 में है। उसके बाद अनुच्छेद 89, इसमें राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में वर्णन है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 89 में। और राज्यसभा अपने सदस्य में से ही किसी को अपना उपसभापति चुनती है। तो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपसभापति ये अपने जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक को चुन लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 90, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग होना या पद से हटाया जाना, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 90 में है। इसके अनुसार उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद रिक्त करना होगा, यानी कि उसे अपना पद त्यागना होगा। दूसरा है, सभापति को संबोधित करके वह त्याग पत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। जो उपसभापति होता है वो सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तीसरा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से उसे हटाया जा सकेगा, परंतु इसकी सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, यानी कि अपने पद पर आसीन नहीं होगा जब उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, विचाराधीन हो, यानी कि पूर्ण न हुई हो। उसके बाद तो उस समय वह पीठासीन नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 249, इसके अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित कर देती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून बना सकती है। यानी कि यदि राज्यसभा को ऐसा लगे कि कोई विषय है जो राज्यसभा की सूची में है लेकिन उसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा महत्व है, तो वो उसके अनुसार उस विषय पर अस्थायी कानून बनवा सकती है। और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभाव नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1 वर्ष के लिए अस्थायी कानून बना दिया। अब उसके बाद फिर से प्रस्ताव पारित करके फिर 1 वर्ष के लिए अस्थायी कानून, ऐसे हर साल इसे एक एक करके आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 312, केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का अधिकार, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका प्रावधान किसे है? केवल राज्यसभा को। और इसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 312 में। जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं उनके जो वर्णन है वो अनुच्छेद 312 में है। और इनके बारे में जो प्रावधान है या नियम है उनको बनाने का हक केवल राज्यसभा को है और 2/3 सदस्यों को इस पर बहुमत होना चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 1, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा।
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। अब उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। तो राज्यसभा का कितनी बार अधिवेशन आहूत करता है राष्ट्रपति? 2 बार। और एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों बैठकों के अंदर 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, उससे कम की अवधि होनी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि इन क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। मान्य कोबर, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। उसके बाद है कुछ ऐसे राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि जनरली जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। तो कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जो राज्यसभा सदस्य थे, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद राज्यसभा का जो पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब आगे है लोकसभा। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, जैसे कि राज्यसभा को उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में था। उसके बाद है अनुच्छेद 93, लोकसभा अपनी बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। तो लोकसभा के द्वारा अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष। इसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 93 में। उसके बाद अनुच्छेद 331, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य अंगड़ भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत करता है, लेकिन अभी से 104 में संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? तो जो SC STs हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनके आरक्षण से संबंधित वो अनुच्छेद 330 में है। उसके बाद अनुच्छेद 100 सबक्लोज 4, लोकसभा की गणपूर्ति या इंग्लिश में इसे कोरम कहा जाता है। तो कोरम या लोकसभा की गणपूर्ति का वर्णन है, इसके अनुसार कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, यानी कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, तो उसका 10वां भाग कितना होगा? 55 होगा। तो गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 104 में, यानी कि इसमें कोरम के लिए 10वां भाग अनिवार्य होता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष और 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैश्विक माना जाता है, यानी कि कौन से संविधान के द्वारा जो मतदान की उम्र है या वैश्विक होने की उम्र 18 निश्चित की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। तो किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। और ऐसा अब तक कितनी बार किया जा चुका है? 8 बार समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया। उसके बाद आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष में 1 बार से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर कभी देश में आपातकाल लगा है तो सरकार के कार्यकाल को संसद कानून बनाकर 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। लोकसभा के कार्यकाल को में वृद्धि कर सकती है। और 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद अनुच्छेद 108, इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। भाई पेपर में कई बार पूछा गया कि संसद का संयुक्त अधिवेशन है, इसका वर्णन कहाँ पर है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहली स्थिति है दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, यानी कि किसी सदन में कोई विधेयक पारित हुआ हो और दूसरे सदन में उसे भेजा गया है लेकिन वह उसे अस्वीकार कर दे। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमति हो जाए। या फिर तीसरा है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक बीत गए हों।
तो यानी कि एक सदन ने पारित कर दिया विधेयक और दूसरे सदन के पास भेजा, उन्होंने 6 महीने तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 4 में है। उसके बाद है संसद के अभी तक 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। पहला 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पर, दूसरा 1978 में बैंकिंग संशोधन विधेयक पर, और तीसरा पोटा आतंकवादी विध्वंसक निरोधक कानून के समय पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो 3 बार अधिवेशन बुलाया गया है भारत में, 61, 78 और 2002 में। उसके बाद अनुच्छेद 107 सब क्लॉज 3, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होते। यानी कि सदनों का जब सत्रावसान चल रहा हो तो जो विधेयक संसद में लंबित पड़े थे वो खत्म नहीं होते हैं, वो वहीं से फिर कंटिन्यू हो जाते हैं बाद में। उसके बाद है अनुच्छेद 107 सब क्लॉज 4, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त नहीं होता। यानी कि राज्यसभा का कोई विधेयक है वो लोकसभा को उन्होंने भेजा और लोकसभा पे समय से पहले विघटित हो गई, यानी कि सरकार गिर गई, तो जो विधेयक इन्होंने भेजा था वो लोकसभा के विघटन के बाद भी समाप्त नहीं होता है। ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 107 सब क्लॉज 4 में है। उसके बाद है संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। तो प्राक्कलन समिति में किसके सदस्य होते हैं? केवल लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों से इनका कोई लेना देना नहीं, यानी कि उनको शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और यह समिति, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए आदि विषयों पर अपनी रिपोर्ट बनाना इसका कार्य है। और इस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। उसके बाद है लोक लेखा समिति। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य थे केवल लोकसभा के, इसमें 22 सदस्य हैं जिसमें से 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के। और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, और लघु लोकसभा किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई भी नेता होता है। उसके बाद है लोक लेखा समिति की क्या कार्य हैं? यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। और दूसरा है भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की भी जांच करता है। उसके बाद है अगली जो समिति है सरकारी उपक्रमों की समिति। कृष्ण मेनन की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपकरणों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की थी भाई। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 वही लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, जैसे कि पिछले में थे लोक लेखा समिति वाले में। और सरकारी उपक्रमों की जो समिति है इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। उसके बाद है तदर्थ समितियाँ। इन समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति के उपरांत ये समितियाँ समाप्त हो जाती हैं। यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है, उद्देश्य को पूरा होते ही इन्हें डिसमेंट यानी कि इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कंपैरिजन। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम यानी मंच सदन कहा जाता है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। उसके बाद है राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 + 12 ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका संबंध खेल, कला, विज्ञान, साहित्य आदि से होता है।
उसके बाद है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में तो 550 ही होती है, 552 नहीं, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति चुन सकता था लोकसभा में, अब उस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। उसके बाद है तो इस प्रकार 552 की बजाय यहाँ 550 सदस्य हैं। उसके बाद गणपूर्ति की बात करें तो राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है, यानी कि 250 का 1/10 या 25 सदस्य होते हैं। और यहीं लोकसभा में भी 1/10 होता है, यानी कि 550 का 1/10 55 सदस्य। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।